हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन नाइट्रोजन की जो गुण, उपयोग और रासायनिक गुणधर्म जो भी थे वो हम लोगों ने देख लिए। आज की क्लास में हम आप लोग का नेक्स्ट तत्व जो कि है ऑक्सीजन, वो देखने वाले हैं। तो क्या है आपका आज? वो है ऑक्सीजन। ठीक है, जो ये ऑक्सीजन है ना, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका परमाणु क्रमांक है 8। ठीक है, परमाणु क्रमांक 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2,6। ठीक है, तो ये समूह 16 का तत्व है ना। तो ये समूह 16 का तत्व आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, जो ऑक्सीजन है ना, वो पृथ्वी में वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद जो सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। नाइट्रोजन आपको पता है 78% प्रेजेंट है एयर में, तो वही जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है, जो O2 है, वो 21% प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके दो अपरूप हैं। ऑक्सीजन के अपरूप, तो एक है O2 के फॉर्म में और दूसरा O3, जिसे हम कहते हैं ओजोन। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, ऑक्सीजन के कुछ गुणधर्म हैं। क्लियर? तो ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, द्विपरमाणुक अणु। द्विपरमाणुक अणु O2 के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, द्विपरमाणुक अणु O2 के रूप में। क्लियर? तो ये तो हुई बात ऑक्सीजन की, किसका परमाणु क्रमांक 8 है। ठीक है, 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो 6 तो समूह 16 का तत्व है और ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में उपस्थित है। और सबसे ज्यादा मात्रा में अगर आप देखें ना पृथ्वी के भूपट्टी में, तो ऑक्सीजन की ही मात्रा है। ऑक्सीजन के दो अपरूप हैं, O2 और O3, और ये द्विपरमाणुक O2 के रूप में उपस्थित है। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में। क्लियर? तो हम क्या देखने वाले हैं, ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। चलिए इससे पहले प्रयोगशाला विधि बनाने से पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होता है इसके डायग्राम में? तो आपको क्या करना है, एक परख नली लेनी है। ठीक है, ये एक लैंप, ये परख नली है। ठीक है, इसको कुछ आप इस तरह से गर्म करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो गर्म करने के लिए आपको क्या है, एक लैंप की जरूरत है, बर्नर। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका बर्नर, ये है आपकी परख नली। ठीक, यहां से हम क्या निकाल देंगे, एक निकास नली निकाल देंगे, जो ट्रफ में जाकर, ट्रफ है ना आपका, वहां जाकर ये इकट्ठा होगी। ठीक है, इस तरह से इसमें यहाँ पे पानी और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको गर्म करेंगे। ठीक है, डायग्राम आप लोग प्लीज थोड़ा, ये आपका कॉर्क है। क्लियर? तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस परख नली में ऐसा क्या है जिसको गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस परख नली में ऐसा क्या है। तो इस परख नली में है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है इस परख नली में?
पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, ये क्या है, KMnO4। ठीक है, ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। इसे ही आप गर्म करेंगे तो आपको ऑक्सीजन गैस वहां पर इकट्ठा मिलेगी। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हम करेंगे गर्म। ठीक है, तो एक अणु से बना देते हैं K2MnO4, ये परमैंगनेट से ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट। ये क्या बन गया, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, प्लस वही बात करें, एक और क्या बच गया, ये मैंने Mn यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, ये है MnO4 और यही क्या होता है, ऑक्सीजन जो गैस है यहाँ से रिलीज हो जाती है। क्लियर, इस तरह से ये इक्वेशन आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये जो परख नली है, ठीक है, ये जो परख नली है इसमें आपको डालना है पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़ों को। ठीक है, उसको आप गर्म करेंगे, गर्म करने के साथ ये बर्नर की सहायता से आप गर्म करने पे गर्म, यहाँ पे ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा है, इसको गर्म करने पर ये जो पानी है, ठीक है, इसमें निकास नली की सहायता से ये जो परख नली है उसमें जाकर, अब जब आप उस परख नली को निकालेंगे तो उसके मुंह पे अंगूठे को बंद करके आप उसका गैस को जो इकट्ठा हुई है वहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन गैस वहाँ पर इकट्ठा हुई है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसे चेक करेंगे कि ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन जो है एक ज्वलनशील गैस नहीं है, लेकिन ये ऐसी गैस है जो जलाने में सहायक है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है लेकिन जलाने में सहायक नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, एक ज्वलनशील नहीं है लेकिन जलाने में सहायक है। क्लियर, चलिए अब क्या देखना है, ये इजी है, ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब हम क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन के रासायनिक गुण हम देखने वाले हैं, ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन के रासायनिक गुण क्या क्या है। तो अब हम देखने वाले हैं ऑक्सीजन के रासायनिक गुणों को। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन धातु या फिर अधातु से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, धातु या अधातु से अभिक्रिया। क्लियर, तो ऑक्सीजन देखते हैं अधातु या धातु से करने पे क्या होता है, तो जैसे कि है सोडियम, अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनेगा, Na2O। ठीक है, ये 4 सोडियम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, धातु, तो ये क्या बनाएगा, धातु का ऑक्साइड बनाएगा। वहीं अगर आप लेते हैं नाइट्रोजन को, ये N2 और ये O2, तो ये क्या बनेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएगा। तो ये धातु और ये दूसरा हो गया हमारा अधातु। तो धातु और अधातु से अभिक्रिया करने पर आप देख पा रहे हैं ना क्या हमें मिलता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पर क्या होता है। दूसरा है हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो जब आप H2 गैस को O2 गैस के साथ गर्म करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका विद्युत स्फुलिंग करने पर हमें क्या मिलता है, H2O वाटर मिल जाता है। ठीक है, तो ये है आपका, जब हम इसका हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें वाटर मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे किसी यौगिक से अभिक्रिया।
ठीक है। तो कोई यौगिक मतलब कि चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अमोनिया का। तो जो अमोनिया है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज कर देगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा यहाँ से H2O। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, 6। ठीक है, क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड है, कुछ इस तरह से आप देख पाते हैं, क्लियर। अब देखते हैं कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है और ऑक्सीजन है, ठीक है, उससे रिएक्ट करने पर यहाँ हम इसको क्लोरीन गैस प्राप्त करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ इक्वेशन है जो आपके ऑक्सीजन के रासायनिक गुण को दर्शाते हैं। धातु या धातु से क्रिया करने पर धातु के ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन से क्रिया करने पर विद्युत स्फुलिंग करेंगे आप उसका तो जल बनेगा, ठीक है, और अमोनिया से क्रिया करने पर नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप देख पा रहे हैं, फिर यहाँ से हमें क्लोरीन गैस जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या है, जो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना जरूरी है और कॉपर क्लोराइड जो है ना उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये हैं आपके ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन के उपयोग। चलिए अब देखेंगे अपन ऑक्सीजन के उपयोग। ठीक है, चलिए, तो जिस तरह से हम प्रोटीन में हम कह रहे थे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड है, सिमिलरली यहाँ पर भी जो यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक में उपयोग होता है इसका, क्योंकि वो जो है जो कार्बनिक यौगिक है वो कहीं ना कहीं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब से मिलकर बने हुए होते हैं। वहीं अगर आपको H2SO4, टनु सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HNO3 और भी ऐसे बहुत से यौगिक अगर बनाना है तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन गैस की जरूरत जरूर पड़ती है। ठीक है, चलिए अब हम क्या बात करते हैं, ठीक है, जो द्रव ऑक्सीजन होता है, द्रव ऑक्सीजन होता है उसको रॉकेट ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर। और अगर चौथी बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हम सांस लेते हैं और जलने की प्रक्रिया जो है दहन, दोनों में इसका बहुत ही ज्यादा यूज है, श्वसन व दहन में। ठीक है, और पांचवी एंड लास्ट चीज अगर हम देखें तो वो क्या है, वो है ऑक्सी हाइड्रोजन जो है ज्वाला। ठीक है, और जोड़ने व काटने या वेल्डिंग में काम आती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ऑक्सीजन के उपयोग देखे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि कैल्शियम, लिथियम और एल्यूमिनियम का अगर आप हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो जो प्राप्त होने वाले यौगिक है वो लिखना है। तो कैल्शियम, लिथियम और ये है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, जो लिथियम है वो अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, लिथियम का हाइड्राइड बनाएगा। क्लियर। और यही एल्यूमिनियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड।
क्लियर? तो ये है आपके इक्वेशंस। क्लियर? ये जो समीकरण आपको बनाने को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि डिब्बा बंद जो भोज्य पदार्थ होते हैं या फिर जो चिप्स के पैकेट होते हैं, ठीक है, उसमें अगर हमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है? अक्रिय वातावरण बनाता है ताकि वो किसी और से रिएक्ट ना कर सके, इसलिए उन डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब हम देखते हैं कुछ जो आपके अभ्यास के प्रश्न हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित ऑक्साइड में किसका जो जलीय विलयन होगा वो अम्लीय होगा? तो ऑप्शन में है सोडियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। तो आप हमेशा याद रखिए, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं ना, जैसे CO2 है, तो उसका जलीय विलयन जो होगा वही क्या होगा? अम्लीय होगा। तो आंसर क्या होगा? CO2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता? तो दिए गए ऑप्शन में ऑक्सीजन का अपरूप हमने देखा, सल्फर भी अपरूप दिखाता है, फास्फोरस भी अपरूप दिखाता है, लेकिन सोडियम की अपरूपता हमें देखने को नहीं मिलती। क्लियर? चलिए अब फिर बात करते हैं, निम्नलिखित में से उपधातु है, उपधातु, ठीक है, तो उपधातु मतलब ऐसा धातु, ऐसा धातु जो धातु व अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, उपधातु कहलाता है। जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ऑक्सीजन तो एक अधातु है, हीलियम की बात करें तो वो भी एक अधातु, एक अक्रिय गैस है। मैग्नीशियम की बात करें तो वो तो एक धातु है, लेकिन जो आर्सेनिक है वो क्या है? एक उपधातु है। मैंने एक जब आपको अधातु पढ़ाया था तो उसमें एक जिगजैग लाइन, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाई थी, ठीक है, तो उसमें आर्सेनिक भी एक तत्व है जो उसमें शामिल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्कृष्ट गैसें व अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती, क्यों? तो क्या है उसका कारण? कि उनका जो बाह्य कक्ष है वो पूर्ण रूप से भरा रहता है, बाह्य कक्ष पूर्ण रूप से भरा रहता है, इसलिए क्या है? वो क्रिया नहीं करती। ठीक है, जो अक्रिय गैसें हैं यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से वो क्रिया नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस है। आज की ही क्लास में हमने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। क्लियर? तो इस तरह से ये हैं आपके कुछ क्वेश्चंस। चलिए अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये हम क्या देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। क्लियर? नेक्स्ट है कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा कम विद्युत ऋणात्मक है कि अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो वो क्या है? कम विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन का है, फिर नाइट्रोजन का है, फिर कार्बन का है। तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से कम है ना, उसका विद्युत ऋणात्मक, इसलिए कम है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में अधातुएं किस ओर पाई जाती हैं? तो आवर्त सारणी में जो अधातुएं होती हैं, ठीक है, ये हमने देखा था, ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है, तो दाईं ओर पाई जाती है। ठीक है, लेफ्ट जो राइट साइड है उधर हमने देखा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानेदार जिंक की तनु अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया द्वारा कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो आपको मिलता है हाइड्रोजन गैस, है ना। यही रिएक्शन करके तो हमने हाइड्रोजन गैस को प्राप्त किया था। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यू के हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं हमने देखे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में एक नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।